एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तीनों स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट है तो आप सभी बच्चों के लिए देखिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के देखिए 40 वायरल एमसीक्यू मैं आप सभी बच्चों को लेकर आया हूं, जो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन सवालों को कॉपी में अपने नोट डाउन करिएगा। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव के जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सभी बच्चों को दिक्कत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव वाला हमारे पास कंटेंट है आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा हिंदी में, क्योंकि एग्जाम में देखिए दोनों लैंग्वेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या फिर जो हम लोग अनुपाती रेशियो जो मेथड यूज करते हैं उसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था ये हमें बताना है। तो मार्शल के द्वारा ये जो नियम प्रतिपादित किया गया था, फ्लक्स के द्वारा, हिग्स के द्वारा या फिर रॉबिन्स के द्वारा। तो याद रखिए ये जो नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो था मार्शल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा तटस्थता वक्र का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, मार्शल ने, गोसेन ने, हिग्स एवं एलन ने या फिर सैमुअल्सन ने। तो ये देखिए तटस्थता जो वक्र है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वो थे हिग्स एवं एलन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, उपयोगिता का जो गुणवाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने हमें दिया था, मार्शल ने, पीगू ने, हिग्स ने या फिर एलन ने। तो देखिए जो उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत होता है वो हमें किसने दिया था, तो मार्शल ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है बताना है हमें। एक होता है प्रतिशत विधि, एक आय प्रणाली, कुल व्यय प्रणाली, बिंदु विधि। तो कौन से, देखिए सीधा बात है हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग मांग की जो लोच मापने की विधि नहीं है हमें वो बताना है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा आय प्रणाली जो क्या है वो मांग की लोच मापने के लिए यहाँ पर एक विधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, जो तटस्थता वक्र होता है उसका झुकाव देखिए किस प्रकार होता है, जो हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं वो किस प्रकार झुकता है ये बताना है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों ए और बी सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, वो कोनो ऑप्शन सही नहीं है बताना है। तो याद रखिएगा ये कैसे झुकता है, तो बाएं से क्या होता है, दाएं की ओर क्या करता है, इसका झुकाव दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब याद रखिएगा जब भी हम लोग उपयोगिता का कुल उपयोगिता को बहुत बढ़ा देंगे तब जो हमारे सीमांत के दोनों के बीच में, पहले बात तो ये रिलेशन याद रखिएगा, जब कुल अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, उदासीन वक्र विश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है, गोसेन के द्वारा, हिग्स एवं एलन, हिग्स के द्वारा या फिर सैमुअल्सन के द्वारा। तो देखिए जो उदासीन वक्र विश्लेषण है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका किया था हिग्स एवं एलन ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे अगर पूछा गया बच्चों यहाँ पर क्या, कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु उसकी मांग की लोच ईपी बराबर 0.5 है, तो वस्तु की मांग जो होगी वह सम लोचदार कब होगी हमें बताना है, ठीक है। वो किस प्रकार लोचदार है, तो लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है, सापेक्षिक बेलोचदार है या फिर पूर्णतः बेलोचदार है, वो किस प्रकार का देखें बताना है। तो ये किस प्रकार लोचदार है याद रखिएगा, तो वो है लोचदार ही है पूरा पूरी। जो वस्तु की मांग सम लोचदार है लेकिन कैसा है, लोचदार है पूरा पूरी, ये 8 का ए आंसर सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल हमारे पास, यदि किसी वस्तु की मान लीजिए मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग है हमारे, उपयोगिता है, गुण है या फिर रुचि है। तो किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, याद रखिए उपयोगिता कहलाती है। हमारा अगला सवाल देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है, गणनावाचक, क्रमागत माप पे या फिर, तो तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है या फिर तो गणनावाचक माप पे, क्रमागत माप पे, दोनों पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा हमारा क्रमागत माप के अवधारणा पे ये आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, वस्तु की प्रकृति हो गया, वस्तु की विविध उपयोग मतलब बहुत से यूज हो गया, समय तथ्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए कौन सा मांग की लोच को प्रभावित करता है,
तो वो है हमारा ये सारे के सारे चीज, वस्तु प्रकृति कैसी है, विविध हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं, समय का महत्व, ये सारे के सारे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की जो ढाल होती है वो किस प्रकार होती है, वो ऋणात्मक ढाल बनाती है, धनात्मक होगी, शून्य होगी, या फिर अपरिभाषित से हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो किसी भी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की जो ढाल होती है वो किस प्रकार होती है, तो याद रखिएगा वो ऋणात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए हमसे पूछा हुआ है कि कॉफी के मान लीजिए अगर मूल्य में हम वृद्धि करते हैं तो उससे चाय की मांग पे क्या असर पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कॉफी और चाय दो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है, अगर एक आप बढ़ाइएगा तो दूसरा भी खुद ब खुद उसका प्राइस टैग बढ़ेगा, इसलिए ये बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है कि सम सीमांत उपयोगिता जो नियम के ये नियम है किसके द्वारा दिया गया था, तो गोसेन के द्वारा, पीगू के द्वारा, एडम स्मिथ या फिर रिकार्डो के द्वारा। तो ये जो सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिए गोसेन के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारे पास, उत्पादन के नियम निम्नलिखित में से कौन से साधन है, भूमि का साधन, भूमि से हमें क्या उत्पादन हो सकता है, श्रम एवं पूंजी व्यवस्था, इस या फिर सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए मान लीजिए अगर हमें उत्पादन करना है तो ये सारी की सारी भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी व्यवस्था भी चाहिए, तभी हम लोग क्या उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, उदासीन वक्र की जो ढाल होती है वो किस प्रकार होती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो उदासीन वक्र की जो ढाल होती है वो किस प्रकार की होती है बच्चों, तो वो बाएं से दाएं होती है। अभी हमने इससे पहले भी एक वक्र का सवाल पढ़ा हुआ था, तो याद है जितने वक्र का सवाल पढ़ लीजिएगा, हमने उस टाइम पढ़ा था तटस्थ वक्र जो होता है उसका झुकाव कैसे होता है, तो उसका भी बाएं से दाएं, इसका भी बाएं से दाएं, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 नंबर हमसे पूछा हुआ है, मांग की लोच को माप निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा, मांग की लोच को मापना है तो किस विधि के द्वारा माप सकते हैं, कुल व्यय रीति, प्रतिशत या फिर आनुपातिक रीति, बिंदु रीति या फिर इनमें से सभी। तो किस मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मांग की लोच को मापते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, कुल व्यय रीति इससे नाप सकते हैं, प्रतिशत या अनुपातिक इससे भी नाप सकते हैं, बिंदु रीति से भी नाप सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगिता का क्रमवाचक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मार्शल ने दिया था, पीगू ने दिया था, हिस्क तथा एलन मांग के निर्णायक तत्व है, या फिर रिकार्डो ने दिया था। तो किनके द्वारा ये दिया गया था हमें ये बताना है। यहाँ पर पहले बात तो ये कितने हटा दीजिए, गलती टाइप हो गया, यहाँ पर सिर्फ नाम बताना है कि उपयोगिता का जो क्रमवाचक सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो याद रखिए ये नेम किसके द्वारा दिया गया, हिक्स एवं एलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए जो मांग के निर्धारित तत्व है वो हमें बताना है, कोई भी वस्तु की मांग है, आय स्तर है उसका, संबंधी वस्तु की कीमत है, या फिर इनमें सभी। तो कोई भी मांग है देखिए वो किस पे डिपेंड करता है हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत डिपेंड करेगा, आय के स्तर कैसा मनुष्य को वो बताएगा, संबंधी वस्तु की कीमत जो दाम उस पर, तो ये सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, सीमांत उपयोगिता ह्रास जो नियम है इसके प्रतिपादक कौन है, गोसेन है, एडम स्मिथ है, चैंपमैन है, या फिर हिक्स है। तो देखिए जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो किसके द्वारा दिया गया ये हमें पूछा हुआ, और किसके द्वारा दिया, याद रखिएगा गोसेन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उत्पादक, संतुष्टि, उपयोगिता, या फिर लाभदायकता। तो देखिए किसी भी मानव में अगर किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता पूरी करने की क्षमता होती है तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, तो याद रखिए ये कहलाती है उपयोगिता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, इससे पहले देखिए चैप्टर नंबर 2 उपयोगिता के जो व्यवहार का सिद्धांत है एक वीडियो अपलोडेड, इसमें मैंने आपको 21 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ही आपको शेयर करना है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर हमारा कि उपयोगिता का जो क्रमवाचक सिद्धांत है वो किसने हमें प्रस्तुत किया था या फिर किसने हमें दिया था, पीगू ने, हिस्क एवं एलन ने, मार्शल ने, या फिर सैमुअल्सन ने। तो देखिए जो उपयोगिता का यहाँ पर क्रमवाचक सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा हिक्स एवं एलन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, जब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है,
तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है हमें बताना है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग कुल उपयोगिता का अधिकतम करेंगे तो जो सीमांत उपयोगिता का मान होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, तो वो होता है 0 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल है हमारे पास 24 नंबर में, सम सीमांत उपयोगिता नियम का जो दूसरे नाम से हम जानते हैं उस नियम को क्या कहते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, गोसेन का प्रथम नियम, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए जो सम उपयोगिता का सम सीमांत उपयोगिता जो नियम है हमारा, उसका दूसरा नाम क्या है, तो प्रतिस्थापन का नियम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, मांग वक्र जो है वो नीचे झुकती है, बाएं से किस प्रकार, हमें ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बाएं से क्या दाएं जाती है या फिर बाएं से बाएं जाती है। बाएं सीधे तो कोई भी चीज बेसिक दिमाग लेगा, बाएं से कैसा जाएगा, दाएं जाएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दाहिनी और इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, मूल्य वृद्धि से देखिए जो ग्रिफिन वस्तुओं की मांग होती है वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर अस्थिर हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई मूल्य वस्तु में क्या, मूल्य में क्या किसी वस्तु वृद्धि हो गया तो जो ग्रिफिन वस्तुएं हैं उनका क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। उत्पादकता, उपयोगिता, योग्यता या फिर संतुष्टि। तो क्या कहते हैं हमें यह बताना है बच्चों, तो ये क्या कहलाता है, उपयोगिता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 28 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। आय स्तर, ये हमने पढ़ चुके हैं, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा कारक है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है, वो है देखिए सारे के सारे चीज सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम का सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, यदि किसी वस्तु के मूल्य मान लीजिए 40% परिवर्तन कारण, मान लीजिए कोई कुछ कारण होगा जिसमें उसको मूल्य में 40% परिवर्तन किया गया, तो मांग उसका क्या होगा, 60% परिवर्तन हो गया। यह जो मांग की लोच है उसमें मांग की लोच को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा। 4 ऑप्शन दिए गए, 0.5, 0, -1.5, 1 या फिर 0। तो देखिए ये कैलकुलेटर जब मैं आपको करूंगा, न्यूमेरिकल जब बताऊंगा तब समझ में आएगा कि ये आया कहां से। फिलहाल याद रखिएगा इसका आंसर कितना निकलेगा, -1.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र कैसा है, लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है या फिर बेलोचदार है या फिर अत्यधिक लोचदार है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए इसका जो मांग वक्र होता है वो किस प्रकार होता है, तो पूर्णतः बेलोचदार, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, मांग का जो नियम है वो क्या व्यक्त करता है, हमें ये बताना है। कोई वस्तु की देखिए यहाँ पर कीमत तथा मांगी की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है कौन, मांग का नियम। या फिर दो वस्तुओं की कीमत के संबंध में ये बात बताता है, या फिर उपभोक्ता की आय तथा मांगी की मात्रा के बीच में संबंध वो बताता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं बताता है। तो देखिए जो मांग का जो नियम वो क्या बताता है कि वस्तु की कीमत तथा मांगी की कीमत के बीच संबंध होता है, वो ये दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है देखिए, उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार होता है बना, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा जो उत्पादन संभावक है वो अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए हमारे पास अगला सवाल है, अगर मान लीजिए आय बढ़ने पर जो उपभोक्ता है वो किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है, निम्न कोटि की वस्तुओं को, सामान्य वस्तुओं को, गिफिन वस्तुओं को, या फिर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो मान लीजिए कोई आदमी पैसे कमा रहा था, अब उसकी आमदनी क्या होगी, बढ़ गई, वो क्या करेगा, वस्तु की मांग घटाए, लेकिन कैसी प्रकार वस्तु को, तो गिफिन वस्तु की जो मांग है उसको क्या करेगा, घटा देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है, कब होता है, देखिए उपभोक्ता संतुलन, तो याद रखिएगा बच्चों ये कब होता है, जब सीमांत उपयोगिता और मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि सीमांत उपयोगिता बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल मांग की लोच मापी जाती है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन या मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य परिवर्तन बटा यहाँ पर मांग में परिवर्तन, या ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो किसके द्वारा देखिए मूल मांग की लोच मापी जाती है, तो याद रखिएगा बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल हमारे पास, मांग में संकुचलन होता है जब क्या होगा, कोई भी चीज का कीमत बढ़ेगा मांग घटेगा, कीमत बढ़ती है मांग भी बढ़ती है, कीमत स्थिर तो मांग घटती है और कीमत घटेगी तो मांग स्थिर होती है। कब देखिए मांग में क्या होता है, संकुचलन होता है, ये हमें बताना है कौन सा कंडीशन होता है। तो याद रखिएगा कब होता है, जब कीमत बढ़ेगी और मांग क्या घटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, मांग की लॉस मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जो प्रतिपादन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके उसका जो नियम हो किसने प्रतिपादन किया था, तो था मार्शल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फॉर्मूला बेस्ड पे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सा हमें बताना फॉर्मूला सही है, किसके लिए, सीमांत उपभोग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, और ये कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में क्या है इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है कि गुणात्मक शाख परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है। तो ऋतु की सीमांत आवश्यकता परिवर्तन, शाख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, या फिर डी ऑप्शन में सभी सही है। तो देखिए कौन सा गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला सवाल हमारे पास, आय में अगर मान लीजिए वृद्धि से कई मांग जो मांग वक्र होता है वो किस प्रकार चलता है, हमें यह बताना है। तो याद रखिए दाएं से और खिसक जाता है, आगे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए 41 नंबर हमारे पास है, किसी वस्तु की मान लीजिए किसी वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को हम लोग क्या कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, अधिकतम उपयोगिता, या फिर अतिरिक्त उपयोगिता। तो ये किस प्रकार की एक वस्तु की मान लीजिए सभी इकाइयों से प्राप्त जो होगा राशि हमें, उस उपयोगिता के योग को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, परीक्षा में पूछा जाए तो याद रख के बना लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लोग कहते हैं इसे सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा आखिरी सवाल है फिलहाल चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का परिवहन नहीं करता, अपवाद नहीं है। नशीली वस्तुओं का उपयोग, मुद्रा का संचय, या फिर दुर्लभ वस्तु का संग्रह, या फिर दूध तथा रोटी। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध तथा रोटी क्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे देखिए कुछ सवाल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 40 से 42 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आशा करूंगा कि देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने में कोई भी कमी मत करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।